Students, welcome to my VR Certificate YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is a part of geography lesson number 5 the atmosphere. आज हम इस एटमॉस्फेयर लेसन में एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर मीन्स क्लाइमेट है ना, वेदर वातावरण, तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एटमॉस्फेयर में कितने गैसेस होते हैं, कितने उसमें लेयर्स होते हैं, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें जो है आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज एटमॉस्फेयर, the layer of gases that surrounds the earth and makes it unique among all planets is the atmosphere. atmosphere means क्या होता है, जो मतलब अलग अलग गैसेस के जो लेयर्स होते हैं उसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब जो वातावरण में अलग अलग ऐसे टाइप के गैसेस है ना, और उनके अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो उन्हीं उसी को जो अपने अर्थ के सराउंड में घूमते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके, इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये जो ये जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने एटमॉस्फेयर से ही आता है, और इस एटमॉस्फेयर के लेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन जो है एक्सट्रीमली इसेंशियल है हमारे लिए, क्योंकि अर्थ पे हमें जीने के लिए, उसमें हमें सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन पे ही जीते हैं, है ना। ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम जी पाएंगे क्या, अर्थ पे नहीं जी पाएंगे। ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस ऑफ द अर्थ। ओके, the atmosphere acts as a buffer between the earth and the sun, making life possible on earth. जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो अर्थ और सन के बीच में एक बफर पैदा करती है, मतलब एक बफर जोन है वो। ओके, और जो अपने अर्थ पे लोगों को लाइफ जीने के लिए वो क्या करती है, पॉसिबल, मतलब उसकी वजह से हमें पॉसिबल होता है कि हम यहाँ पे जिंदा रहते हैं। Okay, next point is composition of air. The atmosphere is a mixture of gases comprising nitrogen 78%, oxygen 21%, and smaller quantities of other gases such as argon 0.93%, carbon dioxide 0.03%, and 0.04% of the other gases such as neon, helium, krypton, xenon, hydrogen, and ozone. अपने एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, मतलब कई ऐसे गैसेस है जो मिक्स हुए हैं उसमें। तो उसमें कुछ जो गैसेस है उसमें पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो गैस है वो 78% है, ओके, एटमॉस्फेयर में। दूसरा जो है ऑक्सीजन, वो है 21%, और स्मॉलर क्वांटिटीज में जो अदर गैसेस है जैसे ऑर्गन है वो 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है, और 0.04% है जो कुछ अदर गैसेस है, जैसे उसमें आया है नियॉन, हेलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन और ओजोन। ये जो है सारे वो 0.0% ही है अपने एटमॉस्फेयर में। ओके, a considerable amount of water vapor is also found in the atmosphere through evaporation of water from the oceans, lakes and rivers. और इसमें जो कुछ कंसिडरेबल अमाउंट में जो वाटर वेपर होता है ना, वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर ही होता है। किसके थ्रू, पानी के थ्रू, है ना। वो कौन से वाटर से, ओशियन, लेक्स, समुंदर, नाले, तालाब, नदियाँ, है ना, इनके थ्रू ही वो वाटर इवेपोरेट होता है। इट्स क्वांटिटी वेरियस विद द अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इसमें कई मतलब कुछ अमाउंट में उसकी क्वांटिटी होती है अलग अलग, जिससे इवेपोरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, डर्ट, सॉल्ट, प्लांट, पोलन, बैक्टीरिया एंड इवन सूट फ्रॉम फायर्स। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसेस के साथ साथ कुछ ऐसे अलग भी पार्टिकल्स उसमें मिक्स होते हैं, जैसे उसमें डस्ट भी होता है ना, पोल्यूशन होता है, डस्ट होता है, धूल होती है, डर्ट होता है, सॉल्ट होता है, और प्लांट पोलन, और उसके साथ बैक्टीरिया भी होती है। ओके,
और सूट्स भी होते हैं जो फायर से निकलते हैं ना, आग अगर जलाते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे कुछ पोल्यूशंस बाहर निकलता है जो एयर में, एटमॉस्फेयर में वो आता है। Up to about 80 kilometer from the surface of the earth, the composition of the atmosphere remains the same, but above this the level of oxygen and nitrogen decrease. अगर हम अर्थ के सरफेस से नियर अबाउट 80 किलोमीटर तक अगर हम ऊपर जाते हैं तो वहां तक जो एटमॉस्फेयर के जो गैसेस के जो लेयर्स है वो ठीक है, लेकिन अगर हम 80 किलोमीटर के अगर उससे भी अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही कम कम होता जाता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही मतलब वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहली, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सबसे अर्थ के बिल्कुल पास वाली लेयर है। अगर आप अर्थ से दूर दूर अगर जाते हो तो आपको ऑक्सीजन की कमी होती है ना। जैसे आप मूवीज में वगैरह देखते हुए कि जो स्पेस में वगैरह जो जाते हैं लोग, है ना, तो वो अपना एक ऑक्सीजन गैस जो है अपने साथ में लेके जाते हैं और अपने पीठ पे लाद के जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है स्पेस में, है ना। जो ऑक्सीजन जो है वो अपने अर्थ के पास में या अर्थ में ही होता है। ठीक है, अगर आप अर्थ से अगर दूर जाते हो तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन जो है वो कम कम होता जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके, अबव 800 किलोमीटर द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विच आर लाइट गैसेस। और अगर आप अर्थ से नियर अबाउट 800 किलोमीटर के अगर आप ऊपर गए तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे आपको सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम यही गैसेस आपको मिलेंगी, जो बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही हल्की होती है। इसलिए तो स्पेस में हम उड़ते रहते हैं, हम ऐसे एक जगह पे टिक के वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे हम हवा में ही ऐसे तैरते हुए रहते हैं ना, क्योंकि वहाँ की जो गैस है वो हल्की है। ठीक है, वहाँ पे वो जैसे हम यहाँ पे जमीन से लग के खड़े रह सकते, बैठ सकते, वैसे वहाँ पे नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। The atmosphere is extremely essential for the survival of life on Earth. The main advantages of the atmosphere are as follows. मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है वो इतना एक्सट्रीमली ज़रूरी है अपने लिए अर्थ पे सरवाइव करने के लिए, उसके कुछ फ़ायदे भी है जो एटमॉस्फेयर के जो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन विच हेल्प टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ एज वेल एज एड्स द कम्बशन ऑफ फ्यूल, है ना। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स है अपने एटमॉस्फेयर का वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की लेयर सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम अर्थ पे जिंदा रह सकते हैं, है ना। और उसी के साथ साथ उसका यूज जो है वो फ्यूल बनाने के लिए भी होता है। ओके, नेक्स्ट जो लेयर है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी बहुत ही नेसेसरी है किनके लिए, प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो बढ़ते हैं वो किसके वजह से बढ़ते हैं, नाइट्रोजन की वजह से बढ़ते हैं। ओके, और कई अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी, अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए भी नाइट्रोजन को उसमें यूज किया जाता है, जो ह्यूमंस की वेराइटी की अलग अलग तरीके से जिसकी वेराइटी की जाती है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड टू मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है वो तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स के लिए यूज होता है। प्लांट्स जो है वो अपने जब वो फोटोसिंथेसिस की एक्शन करते हैं ना, फोटोसिंथेसिस मीन जैसे जब वो अपने पार्ट में, अपने पत्तों में वो खाना बनाते हैं ना, खुद के लिए वो खाना जो प्रोड्यूस करते हैं, मेक करते हैं, तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और अपने पत्तों में वो खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं। ओके, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ही नेसेसरी होता है। Besides, it also controls the Earth's temperature by absorbing the heat radiated from the surface and keeps the Earth warm. This is referred to as the greenhouse effect. और उसी के बिसाइड्स में जो अर्थ के टेम्परेचर को एक कंट्रोल करता है, जो अर्थ की जितने भी रेडिएशंस आते हैं सन के, उन सारे रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करता है और अपने अर्थ को वार्म रखता है ना। तो वो
उस गैस को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं उसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उसे कहते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है वो है ओजोन। ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट अपर atmosphere absorb most of the harmful ultraviolet radiations of the sun, thus this protecting and shielding life on earth। ओजोन जो है सबसे इम्पोर्टेंट गैस है और वो एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर की लेयर है, सबसे अपर लेयर है। ओके और वो क्या करती है, जो सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो हार्मफुल जो रेडिएशंस होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करती है और उससे हम अपनी अर्थ को और हमें वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ओके और अपनी अर्थ पे जितनी भी लाइफ है उन सबको वो शेल्डिंग करती है, प्रोटेक्टिंग करती है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो है वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स टू कीप द अर्थ वार्म एज वेल एज सस्टेन लाइफ थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की वजह से जो वाटर वेपर होता है ना, वाटर का वेपरेशन होता है एटमॉस्फेयर में और अर्थ को वो क्या रखती है, एकदम वार्म रखती है, एकदम उसको हॉट नहीं होने देती, उसको वार्म रखती है और आगे लाइफ को सेफ रखती है। नेक्स्ट जो है वो एडवांटेज जो है द डस्ट पार्टिकल्स इन द लोअर एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज कंडेंसेशन न्यूक्ली अराउंड which the evaporated moisture in the air condenses leading to cloud formation. Thus it plays an important role in causing precipitation. जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब डस्ट जो होती है अपने एटमॉस्फेयर में, उसमें जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो लोअर एटमॉस्फेयर में, तो वो न्यूक्लियर की जो लेयर होती है उसमें वो जाके मिलते हैं और वो उसकी वजह से इवेपोरेट होता है और फिर वो इवेपोरेशन होने के बाद पूरी हवा जो है वो मॉइस्चर होती है और कंडेंसनेस होती है और उसमें उससे फिर क्या बनते हैं, क्लाउड बनते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन बनती है। ओके तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्रेसिपिटेशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव शेल्ड प्रोटेक्टिंग अर्थ फ्रॉम फॉलिंग मेटोराइट्स दैट मोस्टली बर्न आउट व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो अपने शेल्ड को प्रोटेक्ट करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है और जो भी मेट्रॉइड्स जो फॉलिंग होते हैं वो जो ज़्यादातर जलने वाले जो होते हैं उसको वो एटमॉस्फेयर में एंटर करवाती है। साउंड वेव्स ट्रेवल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, हेंस वी आर एबल टू हियर ईच अदर। रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर विच इनेबल सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन। साउंड वेव्स जो होते हैं वो एयर में ट्रैवल करते हैं, जहाँ से साउंड आता है वहाँ पे एयर भी होती है, एयर का प्रेजेंस होता है क्योंकि हवा के थ्रू ही जो है वो हमें आवाज़ जो है एक दूसरे को हमें आती है ना, और वो रिफ्लेक्ट होती है एटमॉस्फेयर में और उसी से सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी उसी से इनेबल होता है। जैसे कि कोई पर्सन जो है आपसे बहुत दूर खड़ा है ना, और अगर वो आपको वहाँ से आवाज़ दे रहा है तो वो किसके थ्रू आएगा, उतने दूर से आप तक वो आवाज़ जो पहुँच रहा है वो किसके थ्रू आ रही है, एयर के थ्रू आ रही है। एयर में वो साउंड वेव्स हो रहे हैं और वो आपके कानों तक पहुँच रहे हैं, आप उसको सुन सकते हो, है ना, तो वो हवा की वजह से ही होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ओके द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अपवर्ड्स टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर एंड ग्रेजुअली थिन्स आउट इनटू स्पेस। एटमॉस्फेयर जो है उसकी जो हाइट है वो नियर अबाउट 1600 किलोमीटर तक की होती है स्पेस से। ओके एज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इट्स एटमॉस्फेयर मूव्स अलोंग विथ इट। जब अर्थ सन के अराउंड में मूव करती है तो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो भी मूव करती है उसी के अराउंड में। सिंस द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, the atmosphere is densest in the lower layers and as we go higher it becomes thinner or rarefied, finally merging with outer space। अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो वो बहुत ही मतलब अर्थ के बहुत ही नज़दीक में होती है, बहुत ही पास की होती है, वो नियर होती है, और एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है उसकी जो लोअर लेयर होती है, तो अगर आप अर्थ से बहुत ही हायर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, तो जो लोअर जो लेयर होती है जो भी गैस की वो आपसे दूर होती जाती है, तो उसकी आपको कमी होती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है। ओके और जिसके पास आप जा रहे हो सबसे ऊपर में जो लेयर है
वो आपके फिर पास में आती है, वो डिक्रीज होती है, वो इंक्रीज होती जाती है और ये डिक्रीज होती जाती है। ओके, बहुत ही कम मतलब वो रेयर होती जाती है। There are 5 layers in the atmosphere which separate the earth from the extreme and inhospitable climate of space। या इसमें 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर के, 5 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो अर्थ से बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। तो और उसमें कुछ एक्सट्रीम और इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट भी होता है, स्पेस का जो क्लाइमेट है वो उसमें चेंज होता है। तो इसमें पहला जो लेयर है, पहला जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, वो है ट्रोपोस्फियर। द लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ, द ट्रोपोस्फियर इज अ रीजन ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग एयर एक्सटेंडिंग अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 16 किलोमीटर एट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स। सबसे अर्थ की सबसे क्लोजेस्ट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फियर है, जो हर एक प्रदेश में वो राइजिंग होती है और फॉलिंग एयर मतलब हवा से वो फॉल भी होती है, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो नियर अबाउट 16 किलोमीटर है। कहाँ से? इक्वेटर से, जो अपने अर्थ की जो बीच की जो इक्वेटर है वहां से वो 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है उसकी जो हाइट है। और 8 किलोमीटर जो है वो पोल से, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होता है वहां से अगर हम देखते हैं तो वहां से उसकी जो हाइट है वो ट्रोपोस्फेयर की वो 8 किलोमीटर तक की है। A mixture of various gases in different proportions to troposphere is the layer of air closest to the ground in which all life forms thrive। इसमें ये जो ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है इसमें अलग अलग तरीके के गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। और इसकी जो लेयर है वो हवा से बिल्कुल क्लोजेस्ट है, बहुत ही क्लोजेस्ट लेयर है, जो ग्राउंड से भी बहुत ही क्लोजेस्ट है, ठीक है। ऑल वेदर एंड क्लाइमेट चेंजेस लाइक फॉग, रेनफॉल, लाइटनिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, स्नोफॉल, थंडर स्टॉर्म्स एंड सो ऑन आल्सो टेक प्लेस इन दिस लेयर। ये लेयर सबसे पास होने की वजह से, इसकी वजह से कई मतलब वेदर में, क्लाइमेट्स में इसी की वजह से कई चेंजेस होते हैं। जैसे फॉग गिर जाता है कभी कभी, है ना, रेनफॉल होता है, या फिर लाइटनिंग होती है, या फिर क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं, और स्नोफॉल्स भी हो जाते हैं कभी कभी, और ठंडी में ठंड होती है, बहुत ही ठंड होती है, स्टॉर्म्स होते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग क्लाइमेटिक चेंजेस होते जाते हैं ट्रोपोस्फियर लेयर की वजह से। The troposphere is the densest layer of the atmosphere in which 75% of atmospheric mass is constructed and the air pressure drops with increasing altitude। ये ट्रोपोस्फियर जो लेयर है वो बहुत ही डेंसेस्ट लेयर है और एटमॉस्फेयर में, और उसके जो 75% एटमॉस्फेरिक मास होते हैं इसमें, और उसमें एयर प्रेशर भी बहुत होता है, हवा का दबाव उस पर बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो उसमें जो ड्रॉप्स होते हैं वो बहुत ही इंक्रीज होते जाते हैं। द टेम्परेचर इन दिस लेयर ड्रॉप्स अनइनफॉर्मली एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ अल्टीट्यूड विच इज नोन एज द नॉर्मल लैप्स रेट। ये जो ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर जो होता है इस लेयर का, वो टेम्परेचर जो है वो अनइनफॉर्मली उसका जो रेट होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है, वो भी हर एक 165 मीटर अल्टीट्यूड का। 165 मीटर अल्टीट्यूड का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसी को नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है। It absorbs the maximum amount of heat radiated from the surface of the earth and keeps the earth warm at night। और ये जो लेयर है वो मैक्सिमम अमाउंट तक की जो गर्मी है अपनी अर्थ की वो पूरा एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, और इसी वजह से अपनी अर्थ जो है वो दिन में हॉट होती है, लेकिन फिर दिन भर वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रात में वो कैसे होती है? वार्म होती है, कोल्ड होती है। The tropopause acts as the boundary separating the troposphere from the stratosphere, wherein the temperature stops decreasing। ये जो ट्रोपोस्फियर की जो ट्रोपोपॉज एक्ट्स होती है उसकी जो बाउंड्री होती है वो ट्रोपोस्फियर से सेपरेट हो जाती है, और स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच में वो लेयर बन जाती है। उसमें उसका जो टेम्परेचर है उसकी वजह से वो डिक्रीज होना बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। Greenhouse gases are emitted through vehicles, the production and consumption of food, fuels, manufactured goods, woods, roads, buildings and other materials। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है
वो व्हीकल्स के थ्रू उसका प्रोडक्शन किया जाता है, और कंजप्शन ऑफ फूड मतलब व्हीकल्स में उसका यूज किया जाता है फूड्स बनाने के लिए, फूड्स कंजप्शन करने के लिए, फ्यूल्स के लिए, मैन्युफैक्चर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, वुड्स के लिए, रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ऐसे अलग अलग मटेरियल्स बनाने के लिए भी ग्रीन हाउस गैसेस का यूज किया जाता है. It is important that we use our resources in a sensible manner so as to save for the future. इसलिए हमें ये बात समझना इम्पोर्टेंट है कि ये सारे जो रिसोर्सेस है वो बहुत ही उसको सेंसिबल मैनर से उसका यूज़ करना चाहिए, बहुत ही जितना हमें चाहिए उतना ही उसका यूज़ करना चाहिए, और उसको फ्यूचर के लिए आपको उसको सेव करके रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Development of alternative sources of energy like solar or wind energy and reforestation are the key to reducing carbon footprint. और इसमें जो अल्टरनेटिव सोर्सेज की जो डेवलपमेंट होती है उसमें एनर्जी की जो डेवलपमेंट होती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वाइंड एनर्जी है ना, उसका रिफोरेस्टेशन जो है वो एक कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने की एक की है. ओके, एक उसका तरीका है. नेक्स्ट जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर. The stratosphere is the region of horizontal and stable airflow which extends above the troposphere to about 50 km above the surface of the earth. ये जो स्ट्रेटोस्फियर है ये हॉरिजॉन्टल और स्टेबल एयर फ्लो होता है इसका, जो प्रदेश में ये होता है, ठीक है. और इसमें ट्रोपोस्फियर जो है वो उसके अबोव में होती है ये लेयर. ओके, और उसका डिस्टेंस जो है अर्थ से वो नियर अबाउट 50 किलोमीटर तक का उसका डिस्टेंस होता है. The absence of convection currents makes the conditions stable and ideal for flying jet planes. जो अगर करंट्स जो होते हैं अगर वो नहीं होते हैं करंट्स वगैरह, तो उसको बनाने के लिए उस कंडीशंस में जो आइडियल स्टेबल्स होनी चाहिए ये जो लेयर है वो, और उसी में किसके लिए, फ्लाइंग जेट प्लान्स मतलब प्लेन्स वगैरह बनाने के लिए, फ्लाइंग के लिए, नहीं क्या, ये सारे जो लेयर है वो बहुत ही जरूरी होती है. द प्रेजेंस ऑफ एन ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फीयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द लेथल इफेक्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन. सूरज की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उसके इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओजोन लेयर होती है वो सबसे ऊपर होती है. ओके, सबसे अपर लेयर है ये ओजोन लेयर. इसका जो प्रेजेंस है वो हमें सनलाइट की जो भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं उससे हमें वो बचाते हैं. द अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज सनबर्न्स, वेरियस स्किन एंड आई डिसीजेस एंड इवन कैंसर. ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है इसका वजह से सनबर्न्स हो सकता है, अपने स्किन या फिर आईज के कुछ बीमारियां हो सकती है, डिसीजेस हो सकती है, और इतना ही नहीं बल्कि हमें कैंसर भी हो सकता है उसकी वजह से. This layer is also free from all types of weather phenomena as there is very little water vapor, dust and almost no clouds. ये जो लेयर है इस लेयर के जो मतलब अलग अलग जो टाइप्स है वो फ्री होते जाते हैं एक दूसरे से, और वेदर चेंज होता जाता है उसके वजह से. थोड़ा थोड़ा कुछ मतलब बारिश वगैरह होती है, पानी है ना, वाटर वेपर भी होता है उसमें, और कुछ डस्ट वगैरह जो मिक्स होते हैं उसमें, तो उसी से फिर और उस टाइम पे क्लाउड्स भी नहीं बनते हैं. In the lower part of the stratosphere up to an altitude of 20 km the temperature remains fairly constant, while in the upper part there is an increase in the temperature due to increased absorption of ultraviolet radiation by the ozone layer. ये जो लोअर पार्ट होता है स्ट्रेटोस्फेयर का वो नियर अबाउट अप टू अल्टीट्यूड 20 किलोमीटर तक का वो मतलब ऊपर में वो होती है, और उसका जो टेम्परेचर है वो रिमेन्स फेयरली कंस्टेंट होता जाता है, और अपर पार्ट में वो बढ़ता जाता है और इंक्रीज होता जाता है उसका जो टेम्परेचर है वो. और इस इंक्रीजन की वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ओजोन लेयर के थ्रू क्या होता है वो एब्जॉर्ब होता जाता है. नेक्स्ट जो लेयर है वो है मेसोस्फीयर. The mesosphere lies above the stratosphere and extends from the stratopause up to an altitude to about 80 km above the Earth's surface. ये जो मेसोस्फीयर है
इसके इसके पहले इसके और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोपोज एक बाउंड्री आ जाती है, और वो नियर अबाउट अर्थ से वो 80 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पे वो होती है। The temperature decreases with a rise in altitude in this layer to reach around 100 degrees Celsius at the mesopause, the boundary between the mesosphere and the thermosphere। और जब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है और उसमें अल्टीट्यूड जो है वो बढ़ता जाता है, और ये जो लेयर है ये नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, और इसके बीच में मेसोपॉज बन जाता है, मतलब मेसोस्फीयर से एक दूसरी लेयर बाहर निकलती है जो मेसोस्पॉज बनती है, और वो मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के बीच में बनती है। ओके, वो उन दोनों के बीच की बाउंड्री बन जाती है। Due to the low temperature, water vapor present in this layer is frozen, forming ice clouds or noctilucent clouds। और इसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है फिर वो लो होता जाता है, तो लो टेम्परेचर की वजह से वाटर वेपर जो है वो उस लेयर में पूरी तरह से फ्रोजन हो जाता है, मतलब पूरी तरह से जम जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कोल्ड हो जाती है ना, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है उसकी वजह से, और वहाँ पे आइस क्लाउड्स ज़्यादातर बनते हैं, आइस क्लाउड्स बनते हैं, और या फिर उसको नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स भी कहा जाता है उसको। The mesosphere is also the protective layer wherein most meteorites burn out due to friction with the atmosphere। मेसोस्फीयर जो है वो कुछ ऐसे मेटेराइट्स जो होते हैं, जो बर्न होने वाली जो चीज़ें होती है उनसे वो अपनी लेयर को प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो, और उसमें वो एटमॉस्फेयर को भी पूरी तरह से उससे प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट जो लेयर है उसकी वो है थर्मोस्फेयर। द थर्मोस्फेयर लाइज अबव द मेसोस्फेयर एंड बिलो द एक्सोस्फेयर एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो थर्मोस्फेयर जो लेयर है वो मेसोस्फेयर के ऊपर होती है, और ये एक्सोस्फेयर के नीचे होती है। ओके, और इसका जो डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से वो है 400 किलोमीटर से ऊपर, 400 किलोमीटर तक के ऊपर वो होती है। Okay, the lower part of this layer is also known as the ionosphere due to maximum concentration of the electrically charged particles known as ions, which reflect radio waves back to the earth, enabling wireless communication। ये जो लोअर पार्ट है इस लेयर का, इसको आइनोस्फीयर भी कहा जाता है। मैक्सिमम जो चीजें होती है इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने के लिए जो भी पार्टिकल्स लगते हैं उनको आइनोस कहा जाता है। तो वो रेडियो से रिफ्लेक्ट वेव्स होते हैं, मतलब उसके जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट होके वो बैक वापस आते हैं, और अर्थ में वो कम्युनिकेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन चलता है स्पेस का, और स्पेस का अर्थ से वायरलेस कम्युनिकेशन भी होता है। The temperature in this layer increase with rising altitude, especially in the lower part due to rise in solar activity। और इसका जो इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है और राइजिंग होता जाता है, और इसका जो स्पेशली जो लोअर पार्ट है वो सोलर एक्टिविटी जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। बिटवीन द थर्मोस्फीयर एंड द एक्सोस्फीयर लाइज द थर्मोपॉज, द अपर बाउंड्री ऑफ दिस लेयर। फिर ये जो दो लेयर्स है थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, इसके बीच में फिर थर्मोपॉज एक लेयर बन जाती है, उसकी अपर बाउंड्री बन जाती है उन दोनों लेयर की। और जो लास्ट लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। द एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, स्ट्रेचेस फ्रॉम द आइनोस्फेयर अपवर्ड्स टू 1600 किलोमीटर एंड ग्रेजुअली मर्जेस इनटू स्पेस। ये जो एक्सोस्फीयर जो लेयर है वो सबसे ऊपर की लेयर, सबसे अपर मोस्ट लेयर है जो एटमॉस्फेयर की, जो अर्थ जो आइनोस्फीयर से ऊपर होती है, और उसका जो अर्थ सरफेस से जो ग्रेजुअली जो डिस्टेंस है वो 1600 किलोमीटर तक का है, और वो बिल्कुल स्पेस से जुड़ के है ना, मर्ज इनटू स्पेस है। This layer is extremely rarefied and is the region where atoms and molecules escape into space। ये जो लेयर है वो बहुत ही रेयर फील्ड है, मतलब अर्थ से बिल्कुल भी बहुत दूर है, इसकी वजह से उसका अर्थ से कोई भी कनेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही रेयर फील्ड होता है। और इसमें कुछ प्रदेश में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्पेस में वो जाते हैं इनटू। ओके,
as the air molecules here are negligible, it is the thinnest layer of the atmosphere and only hydrogen and helium are predominant in this layer. इस लेयर में जो मतलब ये जो लेयर है वो बहुत ही ऊपर की लेयर है, इसकी वजह से इसमें बहुत ही पतली लेयर होती है, बहुत ही थीन लेयर होती है, और एटमॉस्फेयर की सबसे पतली लेयर जो है वो एक्सोस्फीयर है, और उसमें सिर्फ आपको कोई भी और गैसेस उसमें आपको नहीं मिलेंगे, उसमें आपको सिर्फ हाइड्रोजन और हेलियम, ये दोनों ही गैसेस की लेयर जो है वो उसमें आपको मिलेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स आज का जो ये लेसन है यहीं पे खत्म होता है. अगर आपको इस आज के इस लेसन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें. थैंक यू.